चो हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। चलो आज थर्मोडायनेमिक्स में हम आगे का पार्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस के बारे में हम देख रहे थे यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस के बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। आज हम देख लेते हैं उसके पार्ट्स को, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंज, आई होप कि जिसके पहले आपने जितने ही पढ़े होंगे टॉपिक्स, आई थिंक आपका सब क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। इवन मान लो कि अगर कुछ ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे ग्रुप में मतलब क्या पूछ सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब आपका है एंथैल्पी ऑफ, नेक्स्ट आपका है एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। अब इसका मतलब क्या हो बच्चों, एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, देखो। यानी कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शंस के दौरान अगर पीपीडी फॉर्म हो रहा है, तो उस पीपीडी के फॉर्मेशन में कितनी एंथैल्पी का चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। कैसे डिफाइन करेंगे यहां पे, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीपीडी इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, डेल्टा पीपीटी एच, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है बच्चों। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब देखो यहां पे एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन समझने के लिए हम यहां पे एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। देखो यहां पे दिस इज Na2SO4 प्लस BaCl2। देखो वी हैव sodium sulfate and barium chloride. When sodium sulfate reacts with barium chloride and form PPD of BaSO4, का ये क्या बनाएगा यहाँ पे, प्रेसिपिटेट बना रहा है यहाँ पे PPD, और प्लस ये क्या बनेगा आपका NaCl लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखा आपने, इस पूरे रिएक्शंस में फॉर्मेशन के दौरान क्या बन रहा है बच्चों, तो इस पूरे रिएक्शन में आपका क्या बन रहा है, पीपीडी बन रहा है। पीपीडी कौन सा बन रहा है हमारा, तो हमारा पीपीडी बन रहा है बेरियम सल्फेट का, और बेरियम सल्फेट के साथ ही साथ हम लोग क्या मिल रहा है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड, जो कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में मिल रहा है यहाँ पे। अब हमको ये देखना है कि इस पूरे प्रोसेस में बच्चों एंथैल्पी का चेंज कैसा आता है। एंथैल्पी के चेंज की अगर बात करें यहाँ पे, एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव आता है, निगेटिव आता है, रिएक्शन एक्सो होगा या एंडो होगा। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल, देखो यहाँ पे किसी भी प्रेसिपिटेट के बनने में जो एंथैल्पी का जो वैल्यू आता है बच्चों, वो निगेटिव में आता है। अब किसी भी रिएक्शन में एंथैल्पी के बनने में अगर उसका वैल्यू निगेटिव में आता है, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये पता है कि रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यहां पे इसमें क्या होगा बच्चों, डेल्टा पीपीटी एंथैल्पी इज इक्वल टू -24.6 किलो जूल पर। देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। यानी बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बनने में टोटल जो एंथैल्पी चेंज होता है बच्चों, वो होता है 24.16, ठीक है ना। चलो और भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब देखो यहां पे दिस इज NaCl reacts with AgNO3, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, एंड सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट। तो इफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट एंड फॉर्म प्रोडक्ट इज AgCl, ये क्या बनाएगा बच्चों, पीपीडी ऑफ AgCl प्लस ये आपका क्या बनेगा यहाँ पे, NaNO3, दिस इज कॉल्ड PPT। ये क्या होगा आपका, प्रेसिपिटेट हो गया। किसका प्रेसिपिटेट हो गया बच्चों, प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। कैसा प्रेसिपिटेट होता है, तो ये आपका बिल्कुल कर्ड की तरह व्हाइट पीपीडी होता है, यानी कर्ड की तरह, दही की तरह, एकदम एकदम दही की तरह एकदम दिखाई पड़ता है, ये व्हाइट कलर का ये होता है। मैं लिख देता हूं यहां पे व्हाइट पीपीडी, ठीक है बच्चों। और बाद में क्या बनता है यहाँ पे, NaNO3 भी बनता है यहाँ पे, NaNO3। चलो इधर भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में बच्चों डेल्टा पीपीटी
H इज इक्वल टू -36.25 किलो जूल पर मोल के हिसाब से यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आता है। तो देखो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे बच्चों, यहाँ पे भी इसका वैल्यू क्या है, निगेटिव में। सो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, enthalpy change in precipitation process is a exothermic process because in the whole process energy will be released system to the surrounding, यानी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एंथैल्पी का क्या हो रहा है बच्चों, ओवरऑल चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो आप क्या याद रखोगे, एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज इज निगेटिव। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो अब हमारे पास क्या आता है, देखो इधर एंथैल्पी चेंज इन ट्रांजिशन। एंथैल्पी चेंज इन ट्रांजिशन। अब एंथैल्पी चेंज इन ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। अब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लो कि हमारे पास ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट से कन्वर्जन किस में हो रहा है बच्चों, ग्रेफाइट चेंज इनटू द डायमंड। तो ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट होने के बाद जितनी एंथैल्पी का चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज इन द ट्रांजिशन। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, तो डेल्टा ट्रांस आप लिख लो यहां पे एंथैल्पी। अब देखो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, तो दिस इज ग्रेफाइट। दिस इज ग्रेफाइट, इधर नीचे लिख देता हूं, यहां पे देखो दिस इज ग्रेफाइट, दिस इज ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट चेंज इनटू सी, यहां पे नीचे लिखता हूं डायमंड। अब आप देखो यहां पे ग्रेफाइट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, ग्रेफाइट चेंज इनटू द डायमंड। अब इस पूरे प्रोसेस में बच्चों जो एंथैल्पी चेंज का वैल्यू आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। तो एंथैल्पी चेंज का वैल्यू पॉजिटिव में आता है, इसका मतलब हम ये समझेंगे बच्चों कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कितना होता है इसका, तो डेल्टा ट्रांजिशन लिख लो यहां पे, डेल्टा ट्रांजिशन एंथैल्पी इज इक्वल टू, हालांकि स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं यहां पे। अगर स्टैंडर्ड लिखना होगा तो पहले हमको आगे लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी, और इसको लिए क्या करें हम, नोट लगा देंगे यहां पे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा ट्रांजिशन एंथैल्पी, तो यहां पे क्या होगा नॉट, ये कितना हो गया 1.9 किलो जूल पर मोल, यानी किलो जूल ही लिखेंगे हम यहां पे, किलो जूल। तो ये इसका वैल्यू क्या आ गया, देखो आप यहां पे ये वैल्यू निगेटिव में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो इस तरह से चाहे कोई भी ट्रांजिशन हो, किसी भी ट्रांजिशन प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज का वैल्यू आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव में आएगा। इस कारण से ये रिएक्शन क्या होगा, इस टाइप का प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस इज ऑलवेज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहां पे, एंथैल्पी चेंज इन द ट्रांजिशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन।
अब देखो यहां पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, पहले ये आप देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन को डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम देखो यहां पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के कंप्लीट कंबशन में जितनी एंथैल्पी का चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या बोलते हैं हम, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब देखो यहां पे, तो ये तो कंफर्म पता है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, ऑलवेज क्या आएगा आपका, निगेटिव में आएगा, क्योंकि कंबशन प्रोसेस में क्या होता है यहाँ पे हमेशा क्या होता है, एंथैल्पी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इस कारण से क्या होगा, एंथैल्पी का वैल्यू क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी इज निगेटिव। तो कैसे लिखे यहाँ पे, डेल्टा कंबशन एंथैल्पी लिख लिया अपन ने। अब देखो यहां पे, अब कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं हम यहां पे। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, सी सॉलिड प्लस O2 गैस, ये क्या होगा आपका, ये बनाएगा आपका CO2 गैस। अब इस CO2 गैस के फॉर्मेशन में 393 डेल्टा सी एंथैल्पी इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहां पे रिलीज हो रही है, क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव है, सो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, यानी कि इन दिस प्रोसेस हीट चेंजेस सिस्टम टू द सराउंडिंग, यानी सिस्टम सराउंड में क्या होता है, हीट क्या होता है, चेंज होता है यहाँ पे। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है, निगेटिव में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है यहाँ पे, लॉस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्रोसेस में इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे 393.5 है, तो 393.5 इज द एंथैल्पी चेंज वैल्यू ऑफ द कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो आप यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा और मटेरियल में लिख देता हूं, देखो इधर, अगर मैं कोक को यहाँ पे अगर ऑक्सीजन में बर्न कराता हूं, लेकिन ऑक्सीजन कौन सा है बच्चों, लिमिट एयर है, तो ये कार्बन को जब हम यहाँ पे इसके ऑक्सीजन के लिमिट में बर्न कराते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा यहाँ पे, फॉर्म प्रोडक्ट इज CO गैस। हमेशा ध्यान रखना, अगर लिमिट होगा तो क्या बनाएगा, CO गैस। और इस प्रोसेस में बच्चों 283.5 निगेटिव में इसका वैल्यू आएगा, डेल्टा कंबशन एंथैल्पी ये इसका वैल्यू आएगा, एंड CO गैस प्लस O2 गैस, हाफ O2 गैस, ये क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, CO2 गैस। तो ये क्या आएगा आपका, ये बनेगा आपका CO2 गैस। इसमें क्या होगा बच्चों आपका पूरा 110, इसका निगेटिव आता है, किलो जूल पर मोल। इसमें क्या आएगा आपका, डेल्टा कंबशन H0, यानी इसका मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड बनने में ये पूरा प्रोसेस लगेगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि CO2 के बनने में टोटल एंथैल्पी का चेंज कितना होगा, दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा, 393.5 आएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनने में टोटल एंथैल्पी चेंज कितना होता है आपका, 393.5 किलो जूल पर मोल के हिसाब से होता है। यहाँ पे 2 स्टेप में चूंकि रिएक्शन होता है, इसलिए अपने दोनों को अलग अलग स्टेप में लिखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि मैंने सल्फर को एयर में बर्न कराया, ठीक है, तो सल्फर को जब हम एयर में बर्न कराएंगे तो बर्न करने के बाद अगर इसका कंप्लीट कंबशन होता है तो कंप्लीट कंबशन के बाद क्या मिलेगा, सल्फर डाई ऑक्साइड, ये क्या मिलेगा हम लोग को, गैस। तो सल्फर डाई ऑक्साइड गैस, और इसमें क्या होगा बच्चों, डेल्टा सी एंथैल्पी इज इक्वल टू कितना, इसका वैल्यू आएगा, देखो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 493.25, निगेटिव में आएगा इसका वैल्यू किलो जूल पर मोल के हिसाब से। यहाँ पे एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, दिस रिएक्शन ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज द हीट चेंज सिस्टम टू द सराउंडिंग, मैंने सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल कंबशन का प्रोसेस क्या होगा, कंबशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रहा है यहाँ पे, रिलीज हो रहा है आपका।
कैसे डिफाइन करेंगे पता ही है, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस को एयर में बर्न कराने के बाद जितनी एंथैल्पी का चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। डिनोट किसे करते हैं, डेल्टा कंबशन H, या H नॉट अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर स्टैंडर्ड हो जाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो एक चीज ध्यान रखना, स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, और अगर इसको नहीं लगाएंगे हम तो हमको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई बातें? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जितने भी हम लोग देखे हैं, हमने अभी तक देखा एंथैल्पी का चेंजेस कैसे हो रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। देखो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेल्टा यू और डेल्टा एच का मतलब क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है बच्चों, तो डेल्टा यू का मतलब होता है यहाँ पे इंटरनल। हालांकि यहाँ पे देखोगे कहीं कहीं बुक में तो इसको डेल्टा ई से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से, आपने न्यूमेरिकल में देखा भी होगा। तो डेल्टा यू का मतलब क्या होता है बच्चों, डेल्टा यू का मतलब होता है इंटरनल, पता है सबको, इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल चेंज ये क्या कहलाएगा, डेल्टा यू कहलाएगा। इसका वैल्यू सभी को पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा आपका, U2 माइनस U1 फाइनल टू इनिशियल। अब देखो यहां पे डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, यहां पे एंथैल्पी, अभी जस्ट आपने पढ़ा है एंथैल्पी, और डेल्टा एच का क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1, यानी कि एंथैल्पी चेंज के वैल्यू को ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग इसका मेजरमेंट करेंगे। हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि हम लोग, एक बात बताओ, हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी का वैल्यू इतना है, चाहे कोई भी सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी का वैल्यू इतना है, तो किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी का वैल्यू इतना है, हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम वो डिसाइड करते हैं यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे। जैसे मान लो कि एक कंटेनर हमारे पास सिस्टम है, और उस सिस्टम में मान लो कि हमने वाटर को गर्म किया, तो वाटर को गर्म करने के बाद उसका इनर, बाहर अंदर का टेम्परेचर कितना है, तो वो हम पता करते हैं। तो देखो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे क्या, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू। अब देखो प्यारे बच्चों, डेल्टा यू का जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा जो होता है वो क्यू वी पे होता है। यहां पे एट, यहीं पे लिखता हूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे बच्चों क्या होता है यहाँ पे, इसका चेंज आता है यहाँ पे। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं बच्चों, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, देखो आप यहाँ पे v क्या होगा, कांस्टेंट, यानी क्या लिखे हम, क्यू वी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है यहाँ पे। तो देखो इससे जनरली आपके क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों, जेई में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि v का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, यानी वैल्यू ऑफ v का वैल्यू क्या होता है, जिसके आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा जेई में तो कैसा पूछ सकता है। आप देखो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ भाई मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू क्या होता है, उसमें कांस्टेंट क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, या फिर क्या नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, जबकि बोर्ड के एग्जाम्स में पूरा इसका एक्सप्लेनेशन आता है कि हाउ कैन राइट द मेजरमेंट ऑफ, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो यहां पे, तो डेल्टा यू को मेजर करने के लिए हम क्या लेते हैं, कैलोरीमीटर लेते हैं। यहां पे हमारे पास एक आइसोलेटेड का मतलब क्या समझे, आइसोलेटेड का मतलब ये होता है बच्चों जिससे ना तो हीट आ सकता है और ना ही जा सकता है, बाहर की तरफ जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबैटिक भी बोलते हैं इसको। हम बोलते हैं, जो मैं बनाने वाला डायग्राम, इसको बोलते हैं बॉम कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बॉम कैलोरीमीटर, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बॉम कैलोरीमीटर, ठीक है।
अब देखो यहां पे, ये हमारा क्या है, दिस इज थर्मोमीटर, ये है थर्मोमीटर है, ठीक है। ये हमारा थर्मोमीटर है, यहां पे O2 गैस है जो प्रेशर के साथ भरा हुआ है, यहां पे O2 गैस है हमारा। देखो ध्यान से आप, इसको बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन इनलेट, ऑक्सीजन इनलेट, ठीक है। ऑक्सीजन इनलेट है, और यहां पे इस पूरे प्रोसेस में ये जो आपका है, देखो यहां पे ऐसे, दिस इज कॉल्ड बॉम्ब। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, हम बॉम्ब बोलते हैं। वो बॉम्ब एटम बॉम्ब नहीं है, ये बॉम्ब मतलब इसका नाम है जो सिस्टम के अंदर है, बॉम्ब, बॉम्ब है ये। अब इस सिस्टम के अंदर सपोज मान लो कि वाटर मॉलिक्यूल है रखा हुआ है, यहां पे इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। जेई में आ चुका क्वेश्चन है कि बताओ कि ऑक्सीजन इनलेट का यूज किस में किया जाता है, किसके मेजरमेंट, डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू पी, किसके मेजरमेंट में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका यूज किया जाता है किसमें, तो आपका यू के लिए किया जाता है। अब देखो यहां पे, अब यहां पे जो गैस है, जो वाटर में जो डिजोल्व है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, वाटर का भी वॉल्यूम फिक्स ही होगा, क्योंकि यहां पे पूरा प्रोसेस किस में हो रहा है बच्चों, वी पे हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे जो देखो यहां पे, अब इसमें वाटर है कंटेनर में, चूंकि ये आइसोलेटेड है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थर्मोमीटर को डालते हैं। तो थर्मोमीटर को डालने के बाद इसमें हम ये पता, अब देखो सीधी सी बात है यार, जो हम वाटर हमने इस कंटेनर में डाला है, जो सिस्टम के अंदर जो हमने वाटर मॉलिक्यूल डाला है ऑक्सीजन गैस के साथ, इनलेट के साथ, अब वो वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कितना होगा, यानी जब हमने डाला था वाटर मॉलिक्यूल को तो उसका टेम्परेचर कितना था, तो हमको कैसे पता चलेगा। अगर मान लो कि सिस्टम ओपन है, तो ओपन का मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। लेकिन अगर कंटेनर अगर क्लोज है, अगर सिस्टम क्लोज है, तो क्या होगा, सिस्टम क्लोज है तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर का टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, सिर्फ हमको अंदर का ही टेम्परेचर पता चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे ऑक्सीजन गैस और यहां पे वाटर है। अब हमने यहां पे क्या किया कि हमने यहां पे थर्मोमीटर को डाला, और थर्मोमीटर को डाला, और ये सिस्टम क्या है, सिस्टम इज आइसोलेटेड। तो हमने क्या देखा कि टेम्परेचर इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है भाई, अपने आप, यानी कि वाटर का टेम्परेचर, यानी कि ये कहने का मतलब वाटर का टेम्परेचर पहले से कुछ भी था। जैसे मान लो कि पहले से उसका वाटर जो मैंने सिस्टम में डालने के पहले का टेम्परेचर कितना था, ये था इसका 25 डिग्री सेल्सियस, और सिस्टम में डालने के बाद, आइसोलेटेड सिस्टम में डालने के बाद टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हम ये यहां पे चेक करेंगे। क्योंकि इसका नाम ही क्या है, डेल्टा यू का, यानी कि इंटरनल एनर्जी। अगर 25 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को अगर हम इसमें डालते हैं, तो इंटरनल एनर्जी पे क्या उसका टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं होगा, ये चीज हम यहां पे देखते हैं। तो सपोज मान लो कि मैंने यहां पे इसमें क्या किया, वाटर को यहां पे 25 डिग्री वाटर को डाला और थर्मोमीटर यहां पे डाल दिया है, और सिस्टम क्या है, पूरा पैक्ड है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर थर्मोमीटर में इसका रीडिंग भी 25 तक ही आता है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में टेम्परेचर का, जो पहले का टेम्परेचर है सब्सटेंस का, और जो बाद का टेम्परेचर है सिस्टम में रखे हुए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम भी क्या यहां पे कांस्टेंट है, ध्यान देना, वी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम बेसिकली ये पता करते हैं कि जो सिस्टम के अंदर हमने जो मैटर रखा है, जिस टेम्परेचर पे रखा है, उसी टेम्परेचर पे उसका इंटरनल एनर्जी का, उसका इंटरनल टेम्परेचर कितना है, यानी उसका वैल्यू कितना हो रहा है यहां पे।
इसके लिए हम यहाँ पे पूरे प्रोसेस को देखते हैं और करते हैं, पता करते हैं कितना है। हाँ, अब अगर मान लो कि अगर ये सिस्टम अगर ओपन होता तो 25 से ज्यादा भी हो सकता था और 25 से कम भी हो सकता था टेम्परेचर वाटर का। अब पूछो कैसे? वाटर का टेम्परेचर जो मैंने पहले लिया था वो था 25। मान लो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता, बाहर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, मान लो कि बाहर का टेम्परेचर 40 होता, तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं वाटर क्या होता, गर्म होता। तो वाटर गर्म होने पे इसके इंटरनल एनर्जी पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? जैसे कि पहले से इसका एनर्जी कितना था, पहले से था इसका 25, क्या होगा U1, U2 कितना हो गया बच्चों, 40 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर कंटेनर ओपन है तो क्या हो गया यहाँ पे 40, तो क्या होगा डेल्टा यू का वैल्यू कितना, डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1, यानी कितना आ जाता है यहाँ पे 40 माइनस 25, यानी कितना आ जाता है 15, तो 15 का चेंज आ गया। जबकि आइसोलेटेड प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है, आइसोलेटेड प्रोसेस में ये चीज नहीं होता। आइसोलेटेड में क्या होता है, बाहर का एटमॉस्फेयर मतलब ही नहीं है ना, वो पूरा का पूरा क्लोज है। तो पूरा का पूरा क्लोज है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो पहले का उसका टेम्परेचर है और जो बाद का टेम्परेचर है वो इक्वल ही है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी अगर हम डेल्टा यू का मेजरमेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी का, तो हम आइसोलेटेड सिस्टम में ही करते हैं ताकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू का पता चल सके। अगर हम ओपन सिस्टम में करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी का हम एग्जैक्ट पता नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बातें? इसलिए नहीं कर पाएंगे, वो तो फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड किया कि कितना उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पे, जबकि इसमें तो उसका वैल्यू वही रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एट कांस्टेंट वी, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने डेल्टा यू को क्या किया, मेजर किया। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, जिसको आपको अच्छे से देख लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच। देखो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच एट कांस्टेंट पी। अब देखो बच्चों यहाँ पे डेल्टा एच का मेजरमेंट हम कांस्टेंट पी पे करते हैं, जबकि डेल्टा यू का मेजरमेंट हमने कांस्टेंट वी पे किया, पहली बात। दूसरी बात ये कि वहां पे हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज किया था, और यहां पे हम यूज कौन सा करेंगे, यहां पे हम करेंगे कप कैलोरीमीटर। कप कैलोरीमीटर का मतलब देखो, हमने एक कप बना लिया ऐसा, ये ऐसा हमने एक कप बना लिया, ठीक है, और इस कप के अंदर मैंने कोई मिक्सचर रखा है, यहां पे रिएक्शन मिक्सचर रखा है, यहां पे सपोज कोई भी हो सकता है। यहां पे देखो, मान लो कि मैंने यहां पे ले लिया क्या, सी ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, कोक और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया, तो क्या बनेगा यहाँ पे, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, और सीधी सी बात है यार, अब जैसा कि मैंने पहले वाले रिएक्शन में मैंने क्या देखा था, पहले वाले रिएक्शन में भी हम लोग क्या यूज कर रहे थे, थर्मोमीटर यूज कर रहे थे। तो एग्जैक्ट टेम्परेचर का पता करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे थर्मोमीटर का यूज करेंगे, बोलो हाँ है ना, करेंगे। तो ये क्या होगा हमारा, दिस इज रिएक्शन मिक्सचर, ये क्या होगा आपका कप, ये हो गया आपका कप, दिस इज रिएक्शन मिक्सचर, दिस इज कप एंड दिस इज थर्मोमीटर। ये आपका क्या होगा यहाँ पे, ये आपका बाजू में इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, थर्मोमीटर है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपका होगा यहाँ पे थर्मोमीटर, यानी कि थर्मोमीटर का मतलब ये होगा कितना इसका टेम्परेचर वेरी कर रहा है यहाँ पे। चलो ये आपका हो गया यहाँ पे थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये थर्मोमीटर हमारा तैयार है पहले से ही, ये रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा सेटअप तैयार कर लेते हैं। सेटअप तैयार का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल ही रहा है, इसको सप्लाई कर ही रहे हैं हम लोग। अब ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के सप्लाई होने के बाद क्या हो, कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं यहाँ पे। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में सीधी सी बात है, हीट तो रिलीज होगी।
तो हीट रिलीज होगी तो कितना हीट रिलीज करेगा, अभी आपने जैसे देखा 393.5, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू का मैंने क्या बोला था कि एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है एग्जैक्ट वैल्यू का हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो अगर कांस्टेंट, अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट है, क्या है, अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम पे इफेक्ट ना पड़ेगा मतलब है कि पी कांस्टेंट है, तो अगर पी बढ़ेगा या घटेगा तो वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रेशर तो यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंथैल्पी में जो यहां पे एनर्जी हम यहां पे रिलीज होगा उसका हम एग्जैक्ट थर्मोमीटर से पता लगा सकते हैं। यानी कि थर्मोमीटर से हम ये पता लगा सकते हैं कितना का यहां पे चेंजिंग हो रहा है। और अब यहां पे इसके साथ ही साथ अगर थर्मामीटर का ग्राफ अगर बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज निगेटिव। थर्मामीटर ग्राफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है, और रिएक्शन होने में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। अब अगर मान लो कि कप कैलोरीमीटर में जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है उसमें अगर एंथैल्पी का वैल्यू अगर क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब अगर इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ, थर्मामीटर से हमको क्या फायदा हुआ, थर्मामीटर से हमने ये देखा कि थर्मामीटर का पारा अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने का मतलब क्या हुआ, बढ़ने का मतलब है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट, यानी कि सिस्टम जो कप है उससे क्या हो रहा है, एनर्जी बाहर की तरफ आ रही है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आ गया। जबकि इसके केस में क्या हो रहा है, यहां पे अगर मान लो कि ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कभी कभी एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज हो जाए, तो डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ एंथैल्पी एनर्जी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब एंथैल्पी वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आएगा। यानी कि उस सिस्टम में रिएक्शन को प्रोड्यूस कराने के लिए, करवाने के लिए एंथैल्पी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो पूछो बच्चों कि सर कैसे पता चलेगा ये मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच में कि कब निगेटिव और कब पॉजिटिव हो, तो दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। जबकि अगर मैं पार्टिकुलरली अगर यहां पे अगर इसकी बात करूं यहां पे, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि अगर मान लो कि अगर मैंने यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे मान लो कि मैंने यहां पे N2 ले लिया और मैंने यहां पे O2 ले लिया, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर ले लिया तो क्या होगा, यहां पे ये वैल्यू आएगा प्लस में आएगा। क्यों भाई, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन तब तक रिएक्शन नहीं करेगा बच्चों जब तक कि उसको पूरी की पूरी एनर्जी ना मिले। यानी कि अगर पूरी की पूरी अगर उसको एनर्जी मिल रही है तभी जाकर रिएक्शन कर पाएगा। तो टोटली डिपेंड करेगा किससे, रिएक्शन मिक्सचर पे। तो और पहली बात, दूसरी बात ध्यान रखना कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है बच्चों, प्रेशर को कांस्टेंट रख कर किया जाता है। तो दो चीजें याद रखना है आपको, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच इज डिपेंड ऑन दी टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर आपका हो गया कौन सा, तो पहला आपका हो गया यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, एंड सेकेंड आपका कौन सा हो गया बच्चों, वो आपका हो गया एंथैल्पी पे। कांस्टेंट प्रेशर भी यहां पे हो गया, प्रेशर अगर कांस्टेंट है और अगर रिएक्शन मिक्सचर हमारे पास नेचर पता है हमको, तो हम आसानी से इसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका वैल्यू डिपेंड करेगा वही रिएक्शन मिक्सचर पे ही डिपेंड करेगा कि रिएक्शन मिक्सचर कैसा है। तो इस प्रोसेस से हम एग्जैक्ट टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन इतने टेम्परेचर पे प्रोसीड हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हमको ये फायदा होता है कि जो कि एंथैल्पी के वैल्यू को हम एग्जैक्ट नहीं पता कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थर्मोमीटर के हेल्प से हम ये पता कर लेते हैं कि एग्जैक्ट टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर यहाँ पे रिलीज हो रहा है या कितना टेम्परेचर यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच इन द कप कैलोरी मीटर, यानी कप कैलोरी मीटर से हमने डेल्टा एच को क्या क्या मेजर किया। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो अब आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं हेसिस लॉ। हेसिस लॉ क्या होता है, देखो समझ लो यहां पे। हेस लॉ क्या होता है, देखो आप समझो यहां पे हेसिस लॉ क्या होते हैं। देखो एक्चुअली में हेस एक साइंटिस्ट का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है और उसने एक लॉ अपना दिया था। वो क्या बताया था समझो यहां पे, हेस लॉ ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन अगर एक ही स्टेप में हो रहा है यहां पे, इफ रिएक्शन प्रोसीड सिंगल स्टेप और द नंबर ऑफ स्टेप, द टोटल एंथैल्पी चेंज वैल्यू इज इक्वल टू द प्रीवियस स्टेट एंड द फाइनल स्टेप।
यानी इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो रहा है या रिएक्शन अगर नंबर ऑफ स्टेप में हो रहा है, तो जो टोटल एंथैल्पी का चेंज होगा वो क्या होगा, दोनों का इक्वल ही होगा। जैसे मान लो कि अगर सीधी सी बात है यार, कोई गाड़ी ऐसी है जो नागपुर से अमरावती जाने में नॉन स्टॉप गाड़ी है, मतलब नॉन स्टॉप का मतलब ये नागपुर सिर्फ अमरावती ही जाके रुकेगी, नागपुर से स्टार्ट हुई और वो अमरावती जाके रुकी। और कोई गाड़ी ऐसी है कि नागपुर से अमरावती जाने में 4 जगह पे क्या करती है, वो रुकती है गाड़ी, होल्ड करती है, वहां पे स्टॉपेज है उसका 4 जगह। तो कहने का मतलब दोनों का इनिशियल यानी कि दोनों का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही है। डिफरेंस क्या यहाँ पे हो गया, डिफरेंस हुआ कि वो गाड़ी 4 जगह होल्ड करके जा रही है, यहाँ पे रुक करके जा रही है, लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल किया ना बच्चों, डिस्टेंस उसने उतना ही ट्रेवल किया ना। मान लो कि 130 किलोमीटर यहां से है नागपुर से अमरावती, तो सपोज मान लो कि ट्रेवल तो उसने उतना ही किया, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, एक क्या था कि स्टार्टिंग किया नागपुर से और सीधा कहां पहुंच गया, अमरावती, और दूसरा क्या था यहाँ पे कि नागपुर से स्टार्ट हुआ, बीच में 2-3 जगह रुकते गया वो। तो बस वही हेस लॉ, ये डायरेक्टली देखो तो यही है, अगर कोई रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज का वैल्यू अगर 1000 हो रहा है सिंगल स्टेप में, अगर वही रिएक्शन अगर 4 स्टेप में होता है, अलग अलग करके लिखते हैं, तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज का वैल्यू होगा वो प्रीवियस वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड हेस लॉ। एक बार फिर से सुन लो, यहां पे द टोटल एंथैल्पी चेंज वैल्यू इज इक्वल टू द प्रीवियस वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू इफ रिएक्शन प्रोसीड सिंगल स्टेप और द नंबर ऑफ स्टेप। यानी कि अगर रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या नंबर ऑफ स्टेप में हो रहा है, तो वैल्यू चेंज क्या होगा, एंथैल्पी का इक्वल ही होगा दोनों के लिए। ठीक है बच्चों, अब इसके एग्जांपल देख लो आप। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस। जब हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, NO गैस इनिशियली। अब इस NO गैस में यहां पे डेल्टा H इज इक्वल टू होता है प्लस 40.6 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल, ठीक है। सपोज मान लो कितना होता है इसका। अब अगर मान लो कि यहां पे NO गैस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस अगेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस, फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका NO2 गैस। ये क्या आपका बना, डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 20.2 किलो जूल। अब आप देखना यहां पे पर मोल। अब एक बताओ, ये तो मैंने ऐसे लिखा और मैंने इसको ऐसे लिखा, N2 गैस प्लस O2 गैस, और ये क्या बना रहा है बच्चों, NO2 गैस। अब बता दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे प्लस, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 60.8 किलो जूल पर मोल आ रहा है, बताया यहाँ पे, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या समझा, इसका मतलब हमने ये समझा कि देखो यहाँ पे ये जो गिवन रिएक्शन है बच्चों, वो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सिंगल स्टेप में है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है यहाँ पे। इसमें टोटल एंथैल्पी चेंज का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 60.8 किलो जूल। अब बताओ मुझे कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, तो ये आप क्या, ये आपका है नागपुर टू अमरावती है डायरेक्ट नॉन स्टॉप, तो इसमें एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है 60.8 हो रहा है यहाँ पे। जबकि ये क्या, ये इसके 2 स्टॉपेज हैं, पहले क्या हुआ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बना लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड में एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है यहाँ पे 40.6 है, प्लस है चूंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है। और फिर से जब NO गैस जो है फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है NO2 गैस, इसमें एंथैल्पी चेंज का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20.2 आ रहा है यहाँ पे। तो फाइनल N2 से NO2 बनने के लिए टोटल एंथैल्पी चेंज कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा 60.8। यही तो है हेस लॉ, यही हेस लॉ है। अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है या नंबर ऑफ स्टेप में हो रहा है, तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज का वैल्यू होगा, देखो मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, वो दोनों वैल्यू क्या होगा, या तीनों या जितने भी स्टेप्स होंगे उसके क्या होगा, इक्वल होगा। और ये वैल्यू न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो नंबर ऑफ स्टेप में होते हैं, तो आप ये ध्यान रखना कि कोई भी रिएक्शन अगर 10 स्टेप में क्यों ना हो, तो जो उसका एंथैल्पी चेंज का वैल्यू होगा वो क्या होगा, सभी स्टेप के इक्वल ही होंगे जो उसका पहले वाला स्टेप का वैल्यू है।
यानी कि एंथैल्पी में चेंज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, हाँ सिर्फ स्टेप अलग अलग होते हैं। बात समझ में आ गई? इसी को हम बोलते हैं क्या, हेस लॉ। हालांकि और भी इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, और कल वाले क्लास में हम कंप्लीट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। किसके न्यूमेरिकल भाई? तो अभी तक आपने जितने भी एंथैल्पी चेंज पढ़ा है और आप हेस लॉ के भी न्यूमेरिकल्स देखो। कल ही वाले क्लास में मैं आप लोग करवाऊंगा कौन सा, बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल, लैटिस एनर्जी की लैटिस एनर्जी क्या होता है आप ढूंढ कर रखना, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं कल बताऊंगा बॉर्न-हेबर साइकिल के बारे में। ये पार्ट आपको फिजिक्स में भी है, बॉर्न-हेबर साइकिल का जो पार्ट है वो आपको फिजिक्स में पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी है, तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में बॉर्न-हेबर साइकिल क्या होता है। और इसके बाद हेस लॉ के एक दो और एग्जांपल और कल न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, ठीक है ना। चलो बाकी अगले लेक्चर, ऑल द बेस्ट।